Hello everyone, myself Mukesh Vyas, Associate Professor Department of Physics, Government Mira Girls College, Udaipur. In this video, we are going to discuss about boundary conditions. There are two media. There is interface between them. How magnetic field B, electric field E, magnetic field intensity H and electric displacement vector D changes at interface from one medium to another medium. Here we are taking two vectors D and B. How these vectors behave at boundary, that is interface between the two media. अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी के लिए बाउंड्री कंडीशन ज्ञात करेंगे, यानी दो माध्यमों के अंतःपृष्ठ पर डी का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है. हाउ डी चेंजेस एट द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, जो यह दिए गए चित्र से हम समझ सकते हैं. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन डेल डॉट डी इक्वल टू रो, इसके लिए हम मैक्सवेल के प्रथम समीकरण का उपयोग करेंगे क्योंकि इसके अंदर डी आ रहा है और डी के लिए हम बाउंड्री कंडीशन ज्ञात कर रहे हैं. एट एनी इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, दो माध्यमों के अंतःपृष्ठ पर लेट अस कंसीडर ए पिल बॉक्स लाइक सरफेस एस composed of S1, S2, S3 and S4 as shown in figure. यानी ये दो मीडियम है, ये इनके बीच इंटरफेस है अंतःपृष्ठ. यहाँ इस इंटरफेस पर हमने एक पिल बॉक्स जैसा एक सरफेस लिया एस, जिसका एक पोर्शन फर्स्ट मीडियम में है और रिमेनिंग पोर्शन सेकंड मीडियम में है. ये जो सरफेस एस है, इट इज कंपोज्ड ऑफ फोर सरफेसेज S1, S2, S3 this one and S4 this one. और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसकी हाइट H है. अब ये जो सरफेस S1 है, इसका नॉर्मल वर्टिकली अपवर्ड है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, और उस डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर लिया है N1. इसी तरह S2 का जो नॉर्मल है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और उसके लिए यूनिट वेक्टर हमने लिया है N2. और ये जो इंटरफेस है, इस पर जो अभिलंब लिया है नॉर्मल, वो मीडियम 1 से मीडियम 2 से 1 की ओर लिया है, यानी वर्टिकली अपवर्ड लिया है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लिया है, और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर N है. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि N और N1 एक ही डायरेक्शन में है और N और N2 अपोजिटली डायरेक्टेड है, विपरीत हैं एक दूसरे के. नाउ टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द अबव इक्वेशन ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द पिल बॉक्स वी गेट, यानी इस पिल बॉक्स के संपूर्ण आयतन के लिए हम इस इक्वेशन का वॉल्यूम इंटीग्रल लें, आयतन समाकल लें. तो लेफ्ट साइड में भी हम वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे, राइट साइड में भी हम वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे. नाउ चेंजिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन LHS ऑफ अबव इक्वेशन इनटू सरफेस इंटीग्रल यूजिंग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम. अब हम गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग करते हुए इस इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पद है, उसको हम पृष्ठ समाकल में परिवर्तित करेंगे, सरफेस इंटीग्रल में. अब ये जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम V इज एनक्लोज्ड बाय सरफेस S, यानी इस वॉल्यूम के बाहर का जो सरफेस है वो S है. तो हम इस वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं. तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये किसी भी वेक्टर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ D के लिए अप्लाई किया. अब ये जो सरफेस एस है, जो बंद सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, इसलिए यहाँ पर इस इंटीग्रल के साइन के यहाँ हमने गोला लगाया है, जो ये शो करता है कि ये सरफेस क्लोज्ड है. अब ये जो सरफेस एस है, ये चार भागों से मिलकर बना है, S1, S2, S3 और S4. अब S1 सरफेस के वहाँ D का क्या मान है,
इसी तरह S2 के यहाँ क्या मान है, S3 के यहाँ क्या मान है, S4 के यहाँ क्या मान है। तो हम इन चारों के लिए अलग अलग सरफेस इंटीग्रल लेंगे। तो इसको 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। S1 d1 डॉट n1 ds। ds वेक्टर का मतलब होता है कि इसकी नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, उस ओर की दिशा को ये इंगित करता है। तो मान लो उसकी नॉर्मल डायरेक्शन n1 की ओर है, यूनिट वेक्टर n1 है उस दिशा में, तो इसको हम n1 ds लिख देंगे। इसी तरह d2 डॉट n2, d1 डैश डॉट n1 डैश। मान लेते हैं कि S3 जो सरफेस है उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n1 डैश है, और S4 जो सरफेस है वहाँ जो d2 ले रहे हैं उस सरफेस पर जो यूनिट वेक्टर है वो उस जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो n2 डैश की ओर है। तो ये बराबर ये हो जाएगा। वेयर एन्स यानी सारे n रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर्स नॉर्मल टू कंसर्न सरफेस, जो सरफेस हमने लिया उससे संबंधित यूनिट वेक्टर होगा। यानी S1 के लिए n1, S2 के लिए n2, S3 के लिए n1 डैश और S4 के लिए n2 डैश। In the above equation, the third and fourth terms give the contribution to the surface integral from the wall of the pillbox। तो pillbox की जो wall है, ये जो curved surface है S3 और ये S4, उसका योगदान है। Let the height h of the pillbox approaches 0, यानी हाइट को हम इसको 0 कर दें, यानी S2 इधर बढ़ाएं और S1 इधर बढ़ाएं, इसको श्रिंक करें, सिकुड़े इसको, तो हाइट h क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देन द थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स वेनिश, तो S3 का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इसी तरह S4 का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इन दोनों के कारण जो सरफेस इंटीग्रल होंगे उनका मान 0 हो जाएगा। तो थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स वेनिश एंड S1 एंड S2 अप्रोच ईच अदर, और S1 और S2 एक दूसरे की ओर अग्रसर होंगे। एंड द एंटायर सरफेस टेक्स द फॉर्म ऑफ ए एज शोन इन फिगर। S1 S2 मिलकर क्या हो जाएंगे, दोनों का मान a के बराबर हो जाएगा। तो 10 इन द लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वेशन 3 टेक्स द फॉर्म। अब h टेंड्स टू 0 कर दें, थर्ड और फोर्थ टर्म तो 0 हो ही गई है, इन दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएं, और राइट हैंड साइड में भी लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएं। तो h टेंड्स टू 0 लगाने पर अब ये जो वॉल्यूम है वो सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है अब सरफेस चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इंटरफेस, ये जो इंटरफेस है वहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। देन अबाउ इक्वेशन टेक्स द फॉर्म, ये h टेंड्स टू 0 करने पर ये हो जाएगा d1 डॉट n1 s1 d2 डॉट n2 s2 इज इक्वल टू सिग्मा है। वॉल्यूम सरफेस में चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी में चेंज हो जाएगी। अब S1 और S2 दोनों का मान a के बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। अब N1 की जो डायरेक्शन है वो n की ओर है, तो N1 इज इक्वल टू n, और जो N2 की जो डायरेक्शन है वो n के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो N2 इज इक्वल टू माइनस n हो जाएगा। तो ये N1 की जगह N2 की जगह हम रख देंगे मान। तो D1 डॉट n को हमने कह दिया D1n और D2 डॉट n को कह दिया D2n, where D1n and D2n are the normal components of electric displacement vector in the two media। यानी D1n और D2n क्या है, दोनों माध्यमों में D के यानी विद्युत विस्थापन सदिश के अभिलंबत घटक है, नॉर्मल कंपोनेंट्स। और नॉर्मल किस डायरेक्शन में लिया है, द नॉर्मल बीइंग चूजन अलोंग n, और अभिलंब n की ओर लिया गया है। तो इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, यानी d का मान इंटरफेस पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। Thus we conclude that
द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इट नॉट कंटिन्यूअस। यदि इन दोनों का मान बराबर आता तो इसका मतलब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी विल बी कंटिन्यूअस, अनवरत होता उसका मान एट द इंटरफेस, बट चेंजेस बाय एन अमाउंट इक्वल टू द फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज एट द इंटरफेस। यानी हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जो विद्युत विस्थापन है उसका अंतरा पृष्ठ पर जो अभिलंबित घटक है वो अनवरत नहीं होता, बल्कि इसका मान जो उस पृष्ठ पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है उसके बराबर मात्रा से परिवर्तित होता है। अब हम बी के लिए बाउंड्री कंडीशन ज्ञात करेंगे। क्या होती है बी के लिए बाउंड्री कंडीशंस? मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन इज, मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण लें, उसमें बी आ रहा है, डेल डॉट बी इक्वल टू 0, टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द अबव इक्वेशन ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द पिल बॉक्स वी गेट। यानी जो ये जो समीकरण है इसका पिल बॉक्स के संपूर्ण आयतन के लिए आयतन समाकल लें जैसे पहले किया था, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया जिसका मान 0 है। यूजिंग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम टू चेंज वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग करते हुए इस वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देंगे। अब ये सरफेस जो है क्लोज्ड सरफेस है, बंद पृष्ठ है, इसलिए इस इंटीग्रल में ये गोला आया है। अब ये सरफेस S 4 सरफेस से मिलकर बना है, S1, S2, S3 और S4। तो इसको 4 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, S1 के लिए अलग, S2 के लिए अलग, S3 के लिए अलग, S4 के लिए अलग। In the above equation, the third and fourth terms give the contribution to the surface integral from the wall of the pillbox। यानी जो तृतीय और चतुर्थ पद है उसमें सरफेस इंटीग्रल का कंट्रीब्यूशन इस वॉल से होता है, इसकी S3 और S4। लेट द हाइट एज ऑफ द पिल बॉक्स अप्रोच ए 0। अब सेम प्रोसेस एडॉप्ट करते हैं जैसा पहले किया था, इस हाइट को 0 की ओर अग्रसर करते हैं, तो S2 इसकी ओर अग्रसर होगा और S1 इसकी ओर अग्रसर होगा, तो S3 का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और S4 का भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो इन दोनों के कारण जो सरफेस इंटीग्रल है उनके मान 0 हो जाएंगे। देन द थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स वेनिश एंड S1 एंड S2 अप्रोच ईच अदर and the entire surface takes the form of A as shown in figure। तो S1 S2 A का स्वरूप ले लेंगे। Thus in the limit S tends to 0 above equation takes the form। तो उपरोक्त समीकरण का जो स्वरूप हो जाएगा S थर्ड और फोर्थ टर्म तो वेनिश हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। अब इसमें S टेंस टू 0 करेंगे तो ये जो आ जाएगी B1 डॉट N1 S1 B2 डॉट N2 S2 इजिकल टू 0। अब N1 इक्वल टू N के बराबर है जैसा हमने पहले देखा था, N2 इजिकल टू माइनस N के बराबर है, तो ये दोनों रख दें इसमें, और ये S1 S2 A के बराबर है, 0 की ओर चले जाएंगे। ये B1 डॉट N B1N हो जाएगा, B2 डॉट N B2N हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो B1N इजिकल टू B2N, where B1N and B2N are the normal components of magnetic induction in the two media। क्या है B1N और B2N? दोनों माध्यमों में चुंबकीय प्रेरण के अभिलंबित घटक हैं। B1N फर्स्ट मीडियम में होगा और B2N सेकंड मीडियम में होगा, और द नॉर्मल बीइंग चूजन अलोंग N, और नॉर्मल किस डायरेक्शन में लिया है? N के अनुदिश, यानी वर्टिकली अपवर्ड। Thus we conclude that the normal component of magnetic induction is continuous across the interface। तो अंत में क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जो चुंबकीय प्रेरण है उसका जो अभिलंबित घटक है वो अंतरा पृष्ठ पर अनवरत होता है। तो हमने देखा कि D का जो अभिलंबित घटक है वो अनवरत नहीं होता, वो कंटिन्यूअस नहीं होता, वो सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसके द्वारा परिवर्तित होता है। लेकिन B का जो अभिलंबित घटक है नॉर्मल कंपोनेंट वो कंटिन्यूअस होता है। थैंक यू।